आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर की, एक ऐसा कैंसर जिसका नाम सुनते ही मरीज और मरीज के रिश्तेदार उसके जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो मरीज ठीक हो सकता है, बस जरूरत है इलाज और थोड़ी सी अवेयरनेस की। तो आज बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है कंसल्टेंट सर्जन ब्रेस्ट कैंसर डॉक्टर रजिंदर कौर सग्गू। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012066938470, 0120669389 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर रजिंदर कौर, जैसे मैंने बात कही अभी कि आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर की, तो जो अगर बात करें इसकी तो इंडिया में इसके बहुत सारे मरीज हैं और दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो क्या वजह है कि ये जो आंकड़े हैं इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं? ब्रेस्ट कैंसर क्यों इतनी तेजी से फैल रहा है? बिल्कुल सही। पिछले कुछ दौर से भारत में ब्रेस्ट कैंसर के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसका मुख्य कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस। और देर आर वेरी लेस स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, जिसकी वजह से महिलाएं हमारे पास बहुत लेट स्टेजेस में आती हैं, थर्ड या फोर्थ स्टेजेस में, जहां पर पूर्ण तौर पे कैंसर का क्योर पॉसिबल नहीं है। यही एक मेन वजह है जिसकी वजह से दिन ब दिन ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बहुत तेजी से हमारे पास बढ़ रहे हैं। जी, अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें या इसके वार्निंग साइंस की बात करें, तो मुख्य सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम उसका है ब्रेस्ट में गांठ का होना। कोई भी लंप ब्रेस्ट में है तो उसको पाले नहीं, उससे डरे नहीं, एकदम से जाके डॉक्टरी जांच कराएं और उसको देखें कि वो उसमें कैंसर है कि नहीं है, क्योंकि 10 में से 8 गांठें जो ब्रेस्ट में होती हैं वो बेनाइन होती हैं, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा लक्षण हो सकता है कि बगल में गांठ का होना, जैसे आर्मपिट में हम भी गांठ हो सकती है। निप्पल अंदर को चले जाना, जिसको हम निप्पल इन्वर्जन या रिट्रैक्शन बोलते हैं, या निप्पल से खून जैसा पदार्थ या मैले पानी जैसा स्राव होना, वो भी एक मुख्य कारण हो सकता है। और लेट स्टेजेस में जो ब्रेस्ट की चमड़ी होती है वो एक संतरे के छिलके जैसी बहुत सख्त हो जाती है और उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं, उसको हम कहते हैं ऑरेंज पील अपीयरेंस। ये एक लेट स्टेज का साइन है। तो ये सब साइन ब्रेस्ट कैंसर के मुख्य कारण है। जी, अच्छा, इसका पता हम किस तरह से लगा सकते हैं? क्या इसके लिए कुछ टेस्ट हैं वो करवाने जरूरी है? छाती में अगर कभी गांठ नजर आए तो उसको जांचने के 3 तरीके होते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रिपल असेसमेंट। सबसे पहले उसकी डॉक्टरी जांच होती है, जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन बाय अ डॉक्टर। उसके बाद हम उसकी इमेजिंग करते हैं, या तो हम मेमोग्राफी करते हैं अगर औरत 45 या 50 के बाद है, और अगर यंग एज है तो हम उसमें अल्ट्रासाउंड करते हैं। और तीसरा, उसको डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम बायोप्सी करते हैं, जिसको हम कोर बायोप्सी कहते हैं। वो एक नीडल से बायोप्सी करते हैं, थोड़ा सा टिश्यू लेते हैं और उसको जांच के लिए भेजते हैं। इन तीनों चीज़ों से जब वो हमें एक डायग्नोसिस, कंफर्म डायग्नोसिस मिल जाता है कि ये गांठ कैंसर की है या नहीं। जी, अच्छा, कई बार ये होता है कि किसी भी तरह का कोई लंप नजर आ रहा है या कोई गांठ है तो लोग उसे कैंसर समझ लेते हैं और कैंसर का नाम आते ही लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, अब तो देखना है कि कितने दिन मरीज चल पाएगा। ये इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, आजकल ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेजेस में कम्प्लीटली क्योरेबल है, इससे बिल्कुल निजात पाई जा सकती है। दूसरी बात है कि जैसे मैंने अभी बताया कि 10 में से 8 गांठें नॉर्मल होती हैं, उनमें कैंसर नहीं होता है, लेकिन उनकी जाँच करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ब्रेस्ट में गांठ हो तो श्योर के पास जाइए, उसका इलाज, उसका इन्वेस्टिगेशन कराइए। अगर गांठ कैंसर की नहीं है तो डरने की जरूरत ही नहीं है। आप एक श्योर हो सकते हैं कि ये गांठ कैंसर की नहीं है और मुझे इससे डरना नहीं है। और अगर उसमें कैंसर आता है तो उसको सही इलाज, प्रॉपर ट्रीटमेंट से हम पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। जी, यानी कि अगर कोई गांठ है या कोई लंप नजर आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो कैंसर ही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर की, आपने बताया कि इसके सिम्टम्स क्या हैं और जो गांठ है वो कैंसर, जरूरी नहीं है कि वो कैंसर हो, लेकिन इसके होने की वजह क्या है? क्या कॉज है कि ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है या इतना ज्यादा हो रहा है? क्या पहले का जो टाइम था उसमें इस तरह के केसेस सामने आते थे या अब ज्यादा बढ़ गए हैं, अब होने लगे हैं?
एग्जैक्ट कारण क्या है ब्रेस्ट कैंसर होने का नहीं पता किसी को, लेकिन कुछ इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको हम बदलाव कर सकते हैं, कुछ में हम बदलाव नहीं कर सकते। कुछ रिस्क फैक्टर जिसमें हम बदलाव नहीं कर सकते, जैसे बीइंग अ वुमन इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। एडवांसिंग एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ता है। और जिन महिलाओं को महीना पहले आना शुरू हो जाता है यंग एज में, जैसे आजकल 8-9 साल की उम्र में लड़कियों को महीना आना शुरू हो जाता है, और जिनको लेट तक मेनोपॉज होता है, जैसे 55 साल तक मेनोपॉज होता है, उनमें ये खतरा होने का चांसेस बढ़ जाता है। कुछ महिलाएं जिनमें हम चेंजेस ला सकते हैं, कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि वजन को कंट्रोल में रखना, मोटापा नहीं होने देना, व्यायाम करना, और जल्दी शादी हो, जल्दी बच्चा हो, और बच्चे को कम से कम 1 या 1.5 साल तक दूध पिलाना। ये सब कारण हम चेंज ला सकते हैं ताकि ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो। कुछ और कारण है, कुछ महिलाएं जैसे शराब का सेवन या सिगरेट का सेवन करती हैं, उनमें भी थोड़ा बहुत ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू से। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो जी, क्या आपको मुझे आपसे पूछना था, ये जो आपका चैनल आ रहा है ना टीवी पे, जी जी बताएं क्या सवाल है? तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो आपका चैनल टीवी में आ रहा है ना, तो इससे लेके मुझे एक बात करनी थी। जी बताएं क्या सवाल है आपका? आपका सवाल क्या सेहत से जुड़ा है? आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर की, इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है? जी, किसी वजह से हमारी इनसे सही से बात नहीं हो पा रही। कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं। हेलो हेलो, लगता है कुछ प्रॉब्लम है, हमारी कॉलर से ठीक से बात नहीं हो पा रही है। तो जैसे आपने सिम्टम्स हमें बता दिए, ये भी बताया कि जैसे अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि कैंसर का नाम सुनते ही डर जाते हैं, कोई भी गांठ होती है तो समझ लेते हैं कि कैंसर है। इसकी क्या वजह है कि डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, बहुत सारे एनजीओज अपना काम कर रहे हैं इसे लेकर, फिर भी ये जो अवेयरनेस है ये पूरी तरह से क्यों हम लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं या उन्हें नहीं समझा पा रहे हैं, इसके बारे में नहीं बता पा रहे हैं? हम बताने की कोशिश तो कर रहे हैं पर महिलाएं बाहर नहीं आ रही। शर्म की वजह से एम्बैरेसमेंट, शाइनेस, इग्नोरेंस, मैं सामने नहीं आऊँगी, डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, उसे बस यही कुछ कारण है कि वो सामने नहीं आना चाहती और उसको पाल के रख रही हैं अपने अंदर ही। जी, कई बारी ऐसा होता है कि किसी को इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहता, या फिर जो परिवार के लोग हैं उनको नहीं बताना चाहता, एक तरह से मतलब उतने खुलकर बात नहीं की जा सकती इस पर, इसलिए वो सामने नहीं आते हैं। बिल्कुल। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है? क्या इसके लिए ट्रीटमेंट्स हैं, क्या मौजूद है इसके लिए? बिल्कुल, ब्रेस्ट कैंसर जो अर्ली स्टेजेस में जैसे स्टेज 0 या स्टेज 1 में पाया जाता है उसमें कंप्लीट क्योर है। उसमें हम डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज में हमारे पास आया है। हम इसका ट्रीटमेंट 2 तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं, एक तो लोकल ट्रीटमेंट है और एक है सिस्टमिक ट्रीटमेंट। लोकल ट्रीटमेंट हम ब्रेस्ट में सर्जरी करके करते हैं। सर्जरी 2 तरह की होती है, पहले जैसे मरीज आता था तो पूरा का पूरा ब्रेस्ट हम निकाल देते थे। आजकल नई टेक्निक के हिसाब से हम सिर्फ गांठ को निकालते हैं और थोड़े बहुत बगल के लिम्फ नोड्स को निकालते हैं और उसको जांच के लिए भेज देते हैं। इसको हम कहते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। इस सर्जरी के बाद रेडिएशन मस्ट हो जाता है, तो ये सर्जरी हम वहीं पर करते हैं जहां पर रेडिएशन की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो ये लोकल ट्रीटमेंट हो गया, सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी। उसके बाद डिपेंड करता है कि किस तरह का क्या स्टेज है ब्रेस्ट कैंसर की, उसके हिसाब से पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, ये सब डिपेंड करता है कि पेशेंट के हार्मोन लेवल कैसा है और उसका टारगेटेड ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है। तो ये सब बायोप्सी के आधार पर हम उनको ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो गुड आफ्टरनून मैम। जी, गुड आफ्टरनून, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, हमारा ये सवाल है कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, जो चिल्ड्रन में ये चाइल्ड फीडिंग होती है, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, तो उससे मतलब कितने कम चांसेस होते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर कम हो जाए? बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि फीडिंग से ब्रेस्ट कैंसर में हम चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि एक रिस्क फैक्टर ऐसा है कि हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस
कम हो जाते हैं। ये एक स्टडीज से भी पाया गया है कि पेशेंट को हम बोलते हैं कि जल्दी शादी हो, जल्दी बच्चा हो, एटलीस्ट 25-26 साल तक बच्चा हो, और कम से कम 1 साल के लिए हम बच्चे को दूध पिलाएं, 1 से 1.5 साल के लिए, तो उससे हल्का सा ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं जल्दी शादी भी होती है, 2 साल तक ब्रेस्ट फीड भी करती हैं, उनको भी कई बार ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। तो हम ये पूर्ण तौर पर नहीं कह सकते कि ब्रेस्ट फीडिंग से पूरा बचाव हो सकता है। जी, जहाँ पर हम इसके इलाज की बात करते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो पूरी तरह से क्यूरेबल है? जैसे मैंने अभी बताया, स्टेज 0, स्टेज 1 में पूरी तरह से हम इसको कंट्रोल में कर सकते हैं, सर्वाइवल रेट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब हमारे पास महिलाएं स्टेज 2, स्टेज 3 में आती हैं, जिनमें एग्रेसिव ट्यूमर्स है, खासकर यंग महिलाएं जिनमें ट्यूमर्स थोड़े एग्रेसिव होते हैं, जैसे ट्रिपल नेगेटिव ट्यूमर्स काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, या जिनमें HER2 पॉजिटिव वो एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं। ट्यूमर की बायोलॉजी पर डिपेंड करता है कि ट्यूमर को किस तरह का ट्रीटमेंट को वो रिस्पॉन्स करेगा। अगर अर्ली स्टेजेस है, लो ग्रेड लो प्रोफाइल ट्यूमर्स हैं, तो उनको अच्छी तरह से हम 100% क्योर रेट्स भी दे सकते हैं। जी, अगर हम इसके प्रिवेंशन की बात करें तो क्या इसे प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है? प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, पर ब्रेस्ट कैंसर को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसको हम कुछ तरीकों से जल्दी पहचान सकते हैं, जिसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं। जैसे महिलाओं में 40 या 50 के बाद हम बोलते हैं कि मैमोग्राफी बहुत आवश्यक है, जिससे हम ब्रेस्ट कैंसर के कुछ इनिशियल स्टेजेस में हम उनको पकड़ सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। कंप्लीट तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, हाँ, लेकिन अर्ली डिटेक्ट करके हम उसको 100% क्योर जरूर दे सकते हैं। जी, अभी तक हमने जितने भी पेशेंट देखे हैं या जितने भी लोगों से ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सुना है, हमने यही सुना है कि फीमेल्स में ज़्यादा होता है, लेकिन क्या कहीं पे कोई चांसेस हैं कि ये मेल को भी हो सकता है? बिल्कुल, ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी पाया जाता है, लेकिन इसके इंसिडेंस मेल में बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू फीमेल पॉपुलेशन, क्योंकि मेल में ब्रेस्ट टिश्यू बहुत कम होता है, तो और उसमें ब्रेस्ट कैंसर जल्दी फैल भी जाता है। और इसका जो मेल्स में ट्रीटमेंट होता है वो सिमिलर होता है, जैसे हम फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जरी करना है, उसके बाद कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट हम मेल्स को भी देते हैं। जी, अच्छा, अगर कोई इंसान है वो एक अच्छी डाइट ले रहा है, यानी हेल्दी डाइट ले रहा है, डेली एक्सरसाइज भी कर रहा है, स्मोकिंग नहीं कर रहा है, ड्रिंक नहीं कर रहा है, तो क्या वो ब्रेस्ट कैंसर से बच सकता है? चांसेस हैं कि उसको कम हो क्योंकि वो हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है? ऐसा नहीं है। आंकड़ों से देखा गया है कि 50 to 60% ब्रेस्ट कैंसर केसेस जो सामने आते हैं उनमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता। यंग वुमेन, हेल्दी लाइफस्टाइल, जल्दी शादी हुई, बच्चे पैदा हुए जल्दी, ब्रेस्ट फीडिंग करा, मोटापा नहीं है, कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, फिर भी ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। तो कोई भी नो फीमेल इज ऐसा नहीं है कि रिस्क फैक्टर नहीं है तो ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। होने के चांसेस, कारण क्या है नहीं पता, लेकिन होने के चांसेस 50 to 60% चांसेस केसेस में हमें चांसेस पता नहीं है कि क्यों होता है। जी, लेकिन वहीं पर जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं या ड्रिंक ज्यादा करते हैं उनके चांसेस और कई बार बिल्कुल ऐसा होता है, कई बार फीमेल में 1 से 2 या 3 भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उसको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। अच्छा। तो ये भी हम नहीं बता सकते कि अगर ये वो स्मोक कर रही है या उसका वजन ज्यादा है या उसको बच्चा नहीं हुआ तो उसको बहुत खतरा है, ऐसा भी नहीं है कि उसमें बहुत खतरा है और वो बहुत जल्दी ब्रेस्ट कैंसर उसको हो जाएगा। इन चीजों का कारणों का अभी तक नहीं पता है, यानी कि कुछ केसेस में ये हो सकता है, सबके साथ ये चीज लागू नहीं होती। जी जी, एक कॉलर हमारे साथ है, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्कार मैडम। मैंने 4 साल पहले ऑपरेट कराया था डॉक्टर सब्बू से। जी, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ, सिर्फ मुझे जलन बड़ी होती है। अच्छा, ये आपकी ऑपरेशन वाली साइड पर जलन होती है, तो थोड़े बहुत पोस्ट सर्जरी क्या पोस्ट रेडिएशन चेंजेस आते हैं ब्रेस्ट में, जो अंदर थोड़ा बहुत जलन, थोड़ा बहुत दर्द इधर उधर थोड़ा रहता है। पर आप व्यायाम करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, वॉक करें और अपने सेहत का ख्याल रखें और थोड़ी बहुत दर्द को इधर उधर भूल जाएं, तो आपको कुछ परेशानी नहीं होगी। जी, बीच में आपने नाम लिया था मैमोग्राम का, तो लोग कहते हैं, जिन लोगों ने करवाया है वो जानते हैं कि थोड़ा पेनफुल होता है।
मैमोग्राफी और सेफ नहीं होता है क्या? ऐसा है नहीं, वाकई? मैमोग्राफी इज द स्टैंडर्ड ऑफ केयर स्क्रीनिंग मेथड, और ये पेनफुल, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि मैमोग्राफी जब हम करते हैं तो वो 2 प्लेट्स में ब्रेस्ट को रखकर प्रेस करते हैं, जिससे कि ब्रेस्ट टिश्यू फ्लैटन हो जाता है और एक्सरे लेना ईजी हो जाता है। ये पेनफुल प्रोसेस नहीं है, हाँ थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन ये ज़रूरी बहुत है। 50 साल के बाद प्लीज़ इग्नोर नहीं करें और अपना मैमोग्राफी ज़रूर कराएं, स्क्रीनिंग कराएं, ताकि अगर कोई इनिशियल चेंजेस हैं तो वो जल्दी से जल्दी पकड़ में आ सकें। जी, ब्रेस्ट कैंसर में एज का क्या रोल है? क्या ये जो यंग फीमेल्स हैं उनको होने के चांसेस कम है? ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में यंग फीमेल्स में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अच्छा। कारण क्या है बहुत नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि 50 ईयर से यंग वुमेन में ऑलमोस्ट 7 to 8% चांसेस इंसिडेंस है ब्रेस्ट कैंसर होने का। एंड उनमें कैंसर थोड़े एग्रेसिव होते हैं और मोर्टेलिटी ज़्यादा है, रेकरेंसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनिशियली यंग लड़कियां को लगता है कि ये गांठ है, नॉर्मल होगी, दर्द नहीं है तो मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, या इग्नोर करती हैं, या ब्रेस्ट टिश्यू इतना डेंस होता है तो वो छोटी मोटी गांठ पकड़ में नहीं आती, पता नहीं चलता कि गांठ है, और जब तक वो बड़ा साइज नहीं हो जाता तब तक डॉक्टर के सामने नहीं आते। यही कुछ कारण है कि यंगस्टर्स में जो ब्रेस्ट कैंसर एग्रेसिव है, लोकली एडवांस प्रेजेंट करते हैं, और उनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा एग्रेसिव ही होता है। जी, जैसे इसकी बात करें, इस कैंसर की बात करें या कोई भी कैंसर है तो उसमें कीमोथेरेपी होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं तो जो बहुत पेनफुल होती हैं। तो अगर किसी बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र की फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो क्या वो इस ट्रीटमेंट के लिए फिट है? पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि कीमोथेरेपी पेनफुल नहीं होती है। कीमोथेरेपी के थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और वो सारे रिवर्सिबल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि जो ओल्डर वुमेन हमारे पास आती हैं 70 या 80 के ऊपर हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर से आती हैं, और मोस्टली उनके अटेंडेंट्स बोलते हैं, रिलेटिव्स बोलते हैं कि मेरी माँ या नानी या दादी तो झेल नहीं पाएगी ट्रीटमेंट या कीमोथेरेपी, आप इनको मत दीजिए। देखिए, जो ओल्डर वुमेन है अगर उनका ब्रेस्ट कैंसर अर्ली है और उनका गुड पैथोलॉजी है और उनको और भी कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे उनका अनकंट्रोल्ड शुगर है या अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है या उनको कोई कार्डियक इश्यूज हैं, तो हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन मॉडिफाइड ट्रीटमेंट देते हैं जिससे उनकी सेहत को और खतरा नहीं बढ़े, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर रुक जाए। ऐसा नहीं है कि हम उनको बोलते कि हम आपको ट्रीटमेंट ही नहीं देंगे, जहां पर इलाज जितना संभव है, जितना उनकी शरीर सह सकता है, उतना हम उनको मॉडिफाई और या पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देते हैं। जी, जो आपने सिम्टम्स बताए, तो क्या ये ज़रूरी है कि जो अलग अलग फीमेल्स हैं उनमें सिम्टम्स भी अलग अलग हों या सबके सिम्टम्स एक ही तरह के होंगे? सिम्टम्स यूजली एक ही तरह के, यही 4-5 सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जो ट्रीटमेंट ब्रेस्ट कैंसर का होता है वो अलग अलग वुमेन में अलग अलग तरह का होता है। कैंसर बड़े तरह का होता है, वो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है कि किस तरह की उनकी ट्रीटमेंट होगी। तो एवरी वुमेन इज एवरी कैंसर इज ट्रीटेड डिफरेंटली। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, फातिमा। हेलो हेलो हेलो। जी, फातिमा बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, मुझे ब्रेस्ट में 2 साइड भी ना इचिंग होती और पूरा मुझे ना पूरा शेक करना पड़ता, उसको ब्रा से पूरा शेक करना पड़ता। और मैं डॉक्टर को बताई भी थी, यहाँ पर मेमोग्राफी भी करी मैं, मगर पूरे रिपोर्ट क्लियर है। अच्छा, देखिए, जो इचिंग होती है अगर तो वो सिर्फ निप्पल में इचिंग है और एक साइड निप्पल में इचिंग है तो उसको जांच करवाएं आप, क्योंकि एक निप्पल का एक कैंसर होता है जिसको हम पैजेट्स डिजीज ऑफ निप्पल बोलते हैं, जिसमें निप्पल में इचिंग होती है और धीरे धीरे निप्पल झड़ना शुरू हो जाता है और वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर दोनों साइड इचिंग हो रही है, थोड़ा लालीपन हो रहा है, तो वो कुछ स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले आप अपने स्किन के डॉक्टर से मिले, अगर उनसे इलाज करवाएं। अगर स्किन ट्रीटमेंट के बाद भी आपको इचिंग नहीं जाती है तो प्लीज ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाके आप एक बार मुआयना करवा लीजिए। जी, नाजरीन आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर की। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर इससे जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें इंतज़ार है आपके सवालों का। जैसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसके बारे में हैं, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, वो आपने हमें बताई, लेकिन फिर भी जहां हम अवेयरनेस की बात करते हैं कि लोगों को पता नहीं है कि अगर हमें सेल्फ एग्जामिन करना है तो किस तरह से करें, या अगर कोई गांठ या कोई लंप महसूस हो रहा है तो हमें क्या करना है, किससे बात करनी है, किस डॉक्टर के पास जाना है।
तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज की मैं बात करूं तो वो है सेल्फ एग्जामिन। हमें मालूम होना चाहिए कि वो किस तरह से करना है, कब करना है, तो वो कैसे किया जाए। बिल्कुल, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज अ मोडालिटी टू डिटेक्ट ब्रेस्ट कैंसर अर्ली। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हम बताते हैं कि लड़कियों को 20 साल की उम्र के बाद महीने में एक बार करना चाहिए, और यूजुअली ये महीना आने के बाद 5-6 दिन के बाद करना चाहिए। इसमें हम बोलते हैं कि एटलीस्ट 5-7 मिनट अपने आप को दें, नहाते समय अपने आप को जांच करें। जिस साइड को जांच करना है उस साइड का हाथ ऊपर करके दूसरे साइड के हाथ से उसको फ्लैट पूरे ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है, और लास्ट में निप्पल को एग्जामिन करना है। उसको प्रेस करके देखना है कि उसमें से कुछ डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा। बगल को एग्जामिन करना है। खास बात देखने वाली ये होती है कि दोनों ब्रेस्ट का साइज और शेप एक तरह का है, कोई बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा, कोई बहुत ज़्यादा सिकुड़ तो नहीं रहा, निप्पल अंदर को तो नहीं जा रहा, चमड़ी में कोई बदलाव तो नहीं है। जैसे अभी कॉलर ने बताया कि कुछ इचिंग हो रही है, वो इचिंग सारे ब्रेस्ट में तो नहीं हो रही, सारी ब्रेस्ट में लालीपन तो नहीं है, ये एक साइन हो सकता है इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर का। इस तरह अपने आप को, बाकी जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का एक तरीका होता है वो हम पेशेंट्स को अपने क्लिनिक में समझाते हैं और उसको बताते हैं कि किस तरह से उसको करना है, किया जा सकता है। अच्छा, बहुत सारी बीमारियां ऐसे होती हैं जिनको लेकर मरीज के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। कई बीमारियों को लेकर ये लगता है कि कहीं ये बीमारी एक से दूसरे में फैल तो नहीं जाएगी। तो क्या जो ब्रेस्ट कैंसर है वो इस तरह की बीमारी है कि एक से दूसरे में फैल सकती है? ये बिल्कुल भी नहीं। ब्रेस्ट कैंसर इज नॉट कंटेजियस। जिस तरह शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये होता है और उसी मतलब ये छूने से नहीं किसी में फैलता, उसी तरह ब्रेस्ट कैंसर भी किसी को छूने से, किसी के साथ खाने से, किसी से हग करने से, प्यार करने से ब्रेस्ट कैंसर किसी में नहीं फैलता। ये तो अंदर जीन्स की डिफेक्टिव जीन्स के कारण होता है, और उसको प्लीज घबराएं नहीं। एक जो सबसे बड़ा सवाल बनता है वो ये कि मेट्रो सिटीज़ में इसके केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा केसेस के देखने के लिए मिल रहे हैं। तो क्या वजह है कि ये मेट्रो सिटीज़ में इतना हो रहा है? बिल्कुल, मेट्रो सिटीज़ में ये बहुत बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू द जो हमारे गांव वगैरह में। इसका मेन कारण है वेस्टर्नाइजेशन ऑफ लाइफस्टाइल। हम अपने ज़िंदगी की दौड़ भाग में इतना बिजी हो गए हैं कि बहुत सारी चीज़ें, हमारा लाइफस्टाइल, खाना पीना हमारा, किस हवा में हम बैठ रहे हैं, पोल्यूशन, फिर लेट उम्र में शादी करना या बच्चे नहीं होना, बच्चों को दूध नहीं पिलाना, कामकाजी महिलाओं को हर चीज़ में उनको अपने काम में फुर्सत नहीं है। तो ये मुख्य कारण है। बाकी ज़्यादा टीवी पर बैठना, ज़्यादा कंप्यूटर पर बैठना, वर्जिश नहीं है, व्यायाम नहीं है, लाइफ बहुत दौड़ भाग है ज़िंदगी में, ये कारण है। जी। अच्छा, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि ये करने से ऐसा हो जाता है। तो कई लोग कहते हैं कि टाइट कपड़े पहनने से ऐसा हो जाता है, या फिर डिओड्रेंट आप जो लगाते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो क्या ये यंग लड़कियों में बिल्कुल तरन्नुम, ये यंग लड़कियां बहुत हमारे पास आती हैं कि डिओड्रेंट लगाने से शायद ब्रेस्ट कैंसर हो गया, उसकी वजह से मेरे को ब्रेस्ट में बगल में गांठ हो गया, या टाइट या अंडरवायर ब्रा से मेरे को सुना है कि खतरा बढ़ता है। ये सब मिथ है, मिसकंसेप्शंस हैं। ऐसे किसी भी कारण से ब्रेस्ट कैंसर नहीं बढ़ता। जी। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है? जी, फैमिली हिस्ट्री के आंकड़े सिर्फ 5 to 10% हैं। बाकी जो 85 to 90% ब्रेस्ट कैंसर चेंजेस होते हैं वो लाइफस्टाइल, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ लाइफस्टाइल, और कई बार कई कारणों का पता ही नहीं होता। और जो इनहेरिटेड ब्रेस्ट कैंसर्स हैं उसमें हम मानते हैं कि 2 जीन्स हैं, BRCA1, ब्राका जीन 1 एंड ब्राका जीन 2, उनमें म्यूटेशंस की वजह से ये ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। जी। अच्छा, वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते मैं ज़रूर चाहूँगी जो हमारे व्यूअर्स हैं आप उनको बताएं कि इसके लिए क्या करें, वो किस तरह से सेल्फ एग्जामिन अपने आप का करें खुद का, और अपनी लाइफस्टाइल किस तरह की रखें, क्या क्या खाए पिए, जो बेसिकली आपकी टिप्स हैं उनके लिए क्या है? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि जान है तो जहान है, और अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ब्रेस्ट में कहीं भी कोई भी बदलाव नज़र आए तो प्लीज़ उसे छिपाएं नहीं, उसे अंदर ही अंदर पालें नहीं, डॉक्टर के पास जाएं और उसका सही तरह से इलाज कराएं। खाने पीने में हम ये कहते हैं कि हेल्दी फूड खाओ, अनसैचुरेटेड फैट्स नहीं खाओ, प्रोसेस्ड मीट नहीं खाओ, रेड मीट नहीं खाओ, और हेल्दी फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स और नट्स, चेरीज, ब्रोकली, कैबेज, ये सब चीज़ें हेल्पफुल हैं।
यानी हेल्दी चीज़ें खाएं और हेल्दी जिएं और इस तरह की बीमारियों से बचे रहें। डॉक्टर राजिंदर कौर, आप यहाँ पर आई और इतनी अच्छी जानकारी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपने दी। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल हेलो परवाज में हमारे साथ होंगे डॉक्टर शमीम अख्तर, जो हमें बताएंगे लंग कैंसर के बारे में। तो देखना मत भूलिएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।